अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन एंड इट इज़ फ्रॉम 12.21। सो हमारा 12.21 या 12.21 इज़ कि डिफाइन द टर्म रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। सो हमने बताना है कि हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या चीज़ होती है एंड जिसको हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं रिजॉल्विंग पावर से। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली अगर हम इन जनरल केस में देखें कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है तो हम कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों को अलग अलग करके दिखा दे, बिल्कुल रिजॉल्व करके दिखा दे। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी बिहाफ पे ये दो बहुत क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह में देखें तो हम ऐसे पार्टिकल्स ले रहे होते हैं जो बहुत जो है करीब करीब एटम्स होते हैं उनके, एंड हम उनको क्योंकि वो इतने छोटे माइन्यूट होते हैं, लेट्स सपोज अगर हम कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं वो इतनी सी है। ठीक है, अब इतनी के अंदर ऑब्वियसली एटम्स भी प्रेजेंट होंगे, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, तो वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यूँ बहुत क्लोज होते हैं। अगर हम इन्हें नेकेड आई से यानी जो हमारी अपनी ज़ाहिरी आंख है उससे देखें तो हम इनके दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते कि क्या यहाँ पे डिस्टेंस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर हम किसी भी माइक्रोस्कोप वगैरह से देखें तो हम इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके दरमियान कोई डिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है दो क्लोजली चीज़ों को जब हम सेपरेट आउट करके देख सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी क्या कहलाती है, रिजॉल्विंग पावर। सो हम इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि ability of the instrument through which it can distinguish between two objects that are closely placed. सो वो हमारी पावर क्या कहलाएगी, रिजॉल्विंग पावर। अगर हम हमारे दो बहुत ही क्लोजली ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, हम उनको सेपरेट आउट करके देखना चाह रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी जो उसको सेपरेट आउट करके दिखा सकती है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर। अब हम मैग्नीफाइंग पावर की तरफ मूव करते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। सो मैग्नीफाइंग पावर इज मैग्नीफाइंग पावर, ये बेसिकली क्या है, ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है। ठीक है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट छोटा सा है और हम इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं यानी जूम करके देखना चाहते हैं, तो वो एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की जो इस ऑब्जेक्ट को, छोटे से स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगी, एनलार्ज करके दिखाएगी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा है, हम कोई माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, वो हमें ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा करके दिखा रहा है, तो ये जो स्मॉल साइज से हमें एनलार्ज साइज मिला है, दैट पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर। सो इसको अगर हम लोग रेशियो की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास वो किस तरह से बनती है कि इसके जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल subtended by the image on an eye to the angle subtended by the object on an eye, यहाँ पे आएगा while using lens to the angle subtended by the object on an naked eye
एंड नेकेड आई का यही मतलब है कि हम उसके ऊपर अभी कोई भी लेंस वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये एक रेशो है एंगल्स की, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर को एम से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या है, एंगल्स की रेशो है। और वो एंगल किस तरह से है कि लेट्स सपोज ये थीटा एंगल है जिसको हम इमेज के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारी आई है, इस तरह से ये हमारी आई है लेट्स सपोज, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एंड ये उसका इमेज बन रहा है, ठीक है। सो इमेज जो हमारी आई के ऊपर एंगल बनाएगा इस तरह से, ये वो वाला एंगल है, ठीक है। सो द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, ठीक है। इमेज जो बना रहे हैं एंगल ऑन एन आई जब हम यहाँ पे लेंस यूज करें, ठीक है। सो पहला हमारे पास ये आ गया टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये वाला जो एंगल बनेगा लेट्स सपोज ये यहाँ पे है। सो ये एंगल जो बनेगा विदाउट यूजिंग लेंस वो हमारा क्या कहलाएगा, थीटा। सो थीटा डैश ओवर थीटा जो है ये बेसिकली हमें क्या बताता है, इट गिव द मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर का काम क्या होता है कि एक छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है। सो ये है हमारी मैग्नीफाइंग पावर एंड इट वाज द आंसर ऑफ 12.21। द नेक्स्ट वन इज 12.22 या 12.22। बेसिकली पॉइंट के बाद जो भी चीज़ होती है उसको हम सेपरेटली ही बोलते हैं, बट यहाँ पे हम 22 भी बोल रहे हैं। So the next is draw the ray diagram of a simple microscope, compound microscope and refracting telescope. So ये एक हमारा लॉन्ग आर्टिकल है जिसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और आप इसके लिए मेरे लेक्चर सुन सकते हैं 12.15 सॉरी 12.12, 12.13 एंड 12.14 लेक्चर्स में ये मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया है, तो आप इसके लिए मेरा ये लेक्चर सुन सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज 12.23 मेंशन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, उनकी मैग्नीफाइंग पावर्स के बारे में बताना है कि इनके लिए क्या क्या फॉर्मूलाज गिवन है। सो नंबर 1 इज सिंपल माइक्रोस्कोप। नंबर 1 है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। सो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो हमें मैग्नीफाइंग पावर दी गई थी दैट वाज m इक्वल्स टू थीटा डैश ओवर थीटा, जिसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड यही वो ये एंगल वो है जब हम लोग लेंस यूज़ करते हैं तो इमेज हमारी आई पे बनाता है, एंड ये वाला वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बनाता है विदाउट यूजिंग एनी लेंस। सो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाती है जब हम इन दोनों एंगल्स की रेशो लेते हैं। एंड इसको इस तरह भी एक्सप्रेस किया जाता है 1 plus d over f, where d is the near point distance and f is the focal length of the lens, सो अगर हम एंगल्स की फॉर्म में नहीं देखना चाहते तो हमारे पास अदर वे ये है कि हम नियर पॉइंट डिस्टेंस को डिवाइड करें फोकल लेंथ पे, एंड देन अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास तभी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर आ जाती है। द नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो नेक्स्ट हमें कहा गया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को हम किस तरह से इन अ फॉर्म ऑफ फॉर्मूला बता सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सो इसके लिए है हमारे पास m इज इक्वल्स टू 1/f नॉट इंटू 1 प्लस d/f e। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या आ जाता है, यहाँ हमारे पास कुछ टर्म्स डिफरेंट हो जाती हैं। एंड वो टर्म्स डिफरेंट किस तरह है कि यहाँ पे हमारे पास 2 फोकल लेंथ आ रही हैं। अब वो फोकल लेंथ बेसिकली क्या बता रही हैं कि ये फोकल लेंथ है ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। सो ये अगर हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, सो एफ ई हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। चूंकि हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर
दो लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक हमारा आई पीस लेंस होता है। सो जब दो डिफरेंट लेंसेज हैं तो उनकी फोकल लेंथ भी डिफरेंट होंगी, जिनको एफ नोड और एफ ई से रिप्रेजेंट किया गया। एंड देन यहाँ पे जो डी है बेसिकली इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस लेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन objective and eyepiece lens is represented by D in compound microscope. Objective and eyepiece lens. So ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम उसकी मैग्निफिकेशन पावर को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? Number 3 is refracting telescope. In refracting telescope के लिए मैग्निफिकेशन है f नॉट ओवर एफ ई, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम दो लेंसेज को यूज़ कर रहे होते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक हमारा आई पीस लेंस होता है। सो अगर हम दोनों की फोकल लेंथ को डिवाइड करें और किस तरह से कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को आई पीस की फोकल लेंथ से डिवाइड करें, देन हमारे पास इसकी मैग्निफिकेशन पावर आ जाती है। सो ये था हमारा 12.23 का आंसर। द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द नॉर्मल ह्यूमन आई। एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो हमारी आंख पे बनता है इमेज, वो किस तरह से बनता है उसकी रे डायग्राम को डिस्कस करना है। सो ये एक हमारा लॉन्ग आर्टिकल है और आर्टिकल नंबर है 12.15 एंड क्वेश्चन नंबर 12.24। सो इसमें ह्यूमन आई में बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन आई में एक लेंस जो यूज़ हो रहा होता है वो अपने आप को इतना मॉडिफाई कर लेता है कि वो दूर की चीज़ों को भी इजीली देख सकता है एंड करीब की चीज़ों को भी इजीली देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, अगर हम इन जनरल केस देखें और हमें किसी चीज़ को दूर की चीज़ को देखना है, करीब की चीज़ को देखना है, तो हम क्या करते हैं, कनकेव या कन्वेक्स लेंसेज को यूज़ करते हैं। कनकेव लेंस समटाइम यूज़ होता है, कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, एंड देन हमें ऑब्जेक्ट को खुद सेट करना पड़ता है कि हम किस तरह का इमेज चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कनकेव लेंस के केस में देख लें तो हमारे पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा देखना चाह रहे हैं तो हमें किस पोजीशन पे अपने ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे जिस तरह ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, जिसको सी से रिप्रेजेंट कर लें, ओ से रिप्रेजेंट कर लें, यहाँ कहीं एफ लाई करते हैं, यहाँ पे हमारा 2f होता है एंड इसी तरह दूसरी साइड पे भी f एंड 2f बन रहा होता है। अगर हम 2f पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक स्मॉल साइज इमेज फॉर्म हो जाता है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इसी तरह से अगर हम 2f और f के दरमियान करते हैं तो हमें जितना हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके इक्वल साइज का इमेज फॉर्म हो जाता है। अगर हम इसको f पे प्लेस कर देते हैं तो हमारा इमेज बनता ही नहीं है। जिस केस में भी देख लें, जैसे ही हम f पे लाके अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमारा कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे f एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखते हैं तो हमारा वर्चुअल और एनलार्ज इमेज फॉर्म हो जाता है। तो क्या होता है कि हमें खुद ऑब्जेक्ट को सेट करना पड़ता है ताकि हमें बड़ा या छोटा या इक्वल साइज का इमेज मिल सके। लेकिन ह्यूमन आई में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लेंस अपनी फोकल लेंथ को ही चेंज कर लेते हैं ताकि ऑब्जेक्ट जहाँ मर्जी पड़ा हो लेंस अपने आप को ही इतना अकोमोडेट कर लेता है कि हमारी आई पे बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज फॉर्म हो जाए। सो इसके लिए होल आर्टिकल आप सुन सकते हैं मेरा 12.15। The next one is 12.25. What is meant by the term nearsightedness and farsightedness and how can this be defect be corrected? So हमारा next one article है, next one question है कि नियर साइटेडनेस क्या होती है, फार साइटेडनेस क्या होती है एंड इन डिफेक्ट्स को हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम लोग एक चीज़ करीब की देख पा रहे हैं, दूर की नहीं देख पा रहे, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी नियर साइटेडनेस हो जाएगी। इसी तरह से हमारी फार साइटेडनेस होती है।
तो बेसिकली होता क्या है कि हम या तो करीब की चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते या दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते। उसके लिए हम डिफरेंट लेंसेज यूज़ करते हैं, लाइक कनकेव लेंस को यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है, एंड उनको यूज़ करके हमारा पर्पस क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज जो है वो रेटिना पे ही फॉर्म हो, ताकि हमारी जो आई है उसको देख सके। अब ये लेट्स सपोज ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई की जो बैक साइड है इसको रेटिना कहते हैं। ये है हमारे पास रेटिना, और यहाँ पे हमारा प्यूपिल वगैरह यूज़ हो रहे हैं, एंड आइरिस है, और वो क्या कर रहे हैं, इमेज बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं, लेंस को छोटा बड़ा करने में भी हेल्प आउट करते हैं। अब रेटिना बेसिकली स्क्रीन के तौर पे काम कर रहा होता है। जिस तरह हम बाकी केसेस में देखें, अगर हम लेंस कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका इमेज किसी स्क्रीन पे बनवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस में, आई के केस में क्या होता है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, ये एज अ स्क्रीन यहाँ पे काम करती है। हमारा पर्पस ये है कि एग्जैक्ट जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो वो रेटिना पे ही होनी चाहिए। लेकिन अगर हम नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस को देखें तो उसमें यही डिफेक्ट आता है कि हमारा इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बनता, बल्कि उसके लेंस और रेटिना के दरमियान में कहीं या रेटिना से भी पीछे जाके कहीं बनता है। तो उसके लिए हम कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हमारा कौन सा डिफेक्ट जो है पाया जा रहा है। तो उसकी बिहाफ पे क्या होता है, हमारा एग्जैक्ट इमेज रेटिना पे ही फॉर्म होता है। सो ये है मेरा आर्टिकल नंबर 12.16 जिसमें इसकी फुल डिटेल है, एंड आप इसको सुन सकते हैं। सो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स।